हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। एंड सी फ्रेंड्स, हम लोग आपका पेपर 4 पार्ट 3 डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हम लोग आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स रीजन पे पहुंचे थे, जहां पर हमने 3 को डिस्कस कर लिया है। आपका वेस्टर्न घाट वाला पार्ट हो चुका था, दूसरा आपका ईस्टर्न हिमालयस वाला हमने देखा था कि आपका पूर्वी हिमालयस वाला किस तरह से, और सुंडालैंड लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग देखेंगे आपका इंडो बर्मा और इसके बाद की जो जितने भी आगे के लेक्चर्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडो बर्मा। और इंडो बर्मा को भी उसी तरीके से समझेंगे जैसे बाकियों को देखा था। तो सबसे पहले हम लोग इसके एरिया की बात करेंगे कि इसका विस्तार किस किस रीजन पे है। ठीक है, तो पूरे एरिया को समझेंगे और एरिया को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जर्नल सा मैप देखते हैं इंडिया का। ठीक है, अभी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का आप देखिए, पार्ट वाइज ही मैप को ड्रॉ करना, पूरा भारत ड्रॉ मत करने बैठ जाना जब आपका एग्जाम पे, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक जनरल मैप हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है, उनको इस तरह से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। इंडिया में थोड़ा सा इस तरह आएगा और कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्टर्न। और इसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ से आपकी क्या आ रही थी, रिवर ब्रह्मपुत्रा नदी कुछ इस तरह से जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर वाला पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट किस में आता था, पहले हमने डिस्कस किया कि पूर्वी हिमालयस वाला जो क्षेत्र था, ईस्टर्न हिमालयस वाला, उसमें आपका ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ का पार्ट था। ब्रह्मपुत्रा के अगर दक्षिण को देखें, साउथ वाला पार्ट, और साउथ में भी स्पेशली ये, ठीक है, ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूं आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा। साथ ही साथ अगर हम लोग आगे जाएं इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा चाइना, और चाइना में यहाँ पर जो लास्ट उसका क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं यूनान। ठीक है, यूनान प्रोविंस, प्रांत, यूनान प्रांत। ठीक है, उसके बाद यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्रा और यहाँ से एक नदी निकलती है जो म्यांमार में जाती है, उसका नाम क्या है, इरावडी, या उसको बोलते हैं चिंडविन नदी है। ठीक है, और यहाँ से आपकी बराक रिवर। तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर होने के कारण ये रीजन पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा वाटर उसको मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया, म्यांमार, ये पूरा का पूरा, ये पूरा म्यांमार इस तरह से आएगा, ये बड़ा क्षेत्र। ठीक है, और म्यांमार के बाद अगर देखेंगे नीचे तो यहाँ पर आपका आएगा थाईलैंड, थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पर आएगा थाईलैंड, और थाईलैंड के बाद यहाँ पर मलेशिया। ठीक है, तो म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया, चाइना, और इस तरफ देखेंगे तो आपका आएगी छोटी सी कंट्री है लाओस, और इधर देखेंगे तो कंबोडिया। ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप को अच्छे से आप देखते हैं तो ये आपका क्या होगा, पूरा का पूरा नजर आएगा। तो अगर इसका विस्तार देखेंगे तो इसका ना सिर्फ इंडिया पे और इंडिया के बियॉन्ड कितना ज़्यादा है, और इंडिया में भी अगर अच्छे से समझेंगे तो आपके कौन कौन से राज्य मेनली कंसीडर होंगे, आपका ये वाला। ठीक है, ये क्या है आपका नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आपका इधर मिजोरम। तो आपके ये 3 राज्य भी आएंगे इंडिया पे। तो एरिया को समझेंगे तो कहाँ है, सबसे पहले आपका इंडिया, और इंडिया में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद चाइना का यूनान प्रोविंस आ गया। चाइना के बाद हम देखेंगे म्यांमार में पूरा ही का पूरा विस्तार है इसका। ठीक है, तो आपका म्यांमार बर्मा वाला रीजन, कुछ इंपॉर्टेंट जगह है लेकिन ठीक है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं, तो म्यांमार लिख सकते हैं। आगे जाएंगे तो आपका कहाँ जाएगा, लाओस एक छोटी सी कंट्री वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कंट्री है तो लाओस, और उसके बगल में आपका कंबोडिया, और नीचे अगर देखते हैं तो थाईलैंड वाले से भी फेमस है, बहुत लोग घूमने जाते हैं इधर, थाईलैंड, और थाईलैंड के नीचे आपका मलेशिया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, इतने रीजन में इसका किसका एक्सटेंशन है आपका, अगेन इंडो बर्मा प्लेट का, और आप इसको इजीली मैप के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर 2, अगर इसी में हम इसके आगे की बात करें तो किसी भी जगह की अगर बायोडाइवर्सिटी, जैविक हॉटस्पॉट, उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्रजाति बहुलता मिलती है। मतलब आपका जो स्पीसीज है, फ्लोरा है, जो फौना है, उनकी क्या है, डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्स रेंज पर मिलते हैं। और वो मेनली बिकॉज क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वनस्पति क्षेत्र, जो वेजिटेशन टाइप है, वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 2, वो वेजिटेशन टाइप क्यों अच्छा बनता है, तो अगेन हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जिसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, रेनफॉल और आपका टेम्परेचर। तो उसके आधार पे देखते हैं कि इस रीजन में किस तरह का क्लाइमेट है और किस तरह के वहाँ पर वेजिटेशन मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वेजिटेशन को कि इस पूरे रीजन में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। अगर वेजिटेशन की बात करें इस पूरे के पूरे रीजन को, तो दो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लाइमेट के दोनों कंपोनेंट को समझते हैं कि रेनफॉल और यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा है, और यहाँ पर किस तरह से उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। नंबर 1 आपका, अगर इंडिया की इधर नीचे से देखेंगे तो इधर से क्या होता है, बंगाल की खाड़ी वाला जो आम है मानसून का, ठीक है, तो मानसून के बे ऑफ बंगाल आम यहाँ पर हिट करती है और इस पूरे रीजन में बहुत अच्छा रेनफॉल होता है। ठीक है, तो रेनफॉल आपका एक तो मानसूनल रेनफॉल,
उसके कारण क्या हो रहा है, एक अच्छा रेनफॉल देखने को मिल रहा है। दूसरा, जब रिट्रीटिंग मानसून, मतलब आपका जब मानसून वापस जब यहाँ से लौटती है मानसून भारत से, तो यहाँ से जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड होती है वो क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है। और जो वो नॉर्थ ईस्टर्न विंड प्रवेश करती है तो सबसे पहले इसी रीजन में हिट करती है। और इस रीजन में जैसे कि ये आपका क्या होगा, उत्तर पूर्वी जो क्या है व्यापारिक हवा, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, जब नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड इंडिया में आके हिट करती हैं उधर से, तो सबसे पहले इसी रीजन में हिट करती है। और इस रीजन में क्योंकि यहाँ पर काफ़ी माउंटेन्स भी हैं, तो माउंटेन से हिट करने के बाद क्या होता है, एक प्रकार का रेनफॉल होता है जिसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल। और उस ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्या होता है, अगेन नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड के कारण भी यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल बहुत अच्छा होता है। तो इन दोनों रीजन के कारण यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है। नंबर 2, अगर टेम्परेचर की बात करें, फिर वही है कि आपका इसका डिस्टेंस तो काफ़ी दूर है इक्वेटर से, बट फिर भी अगर इस वाले रीजन को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, इंडिया में वैसे भी एवरेज टेम्परेचर देखेंगे इधर भी जाकर तो 27-28 से ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपका कहा जाता है सनलाइट मिलता है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट है, ठीक है। और उसके कारण यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर भी काफ़ी ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्या है, मोस्टली आपका क्या है, सारे के सारे माउंटेन्स एरिया है, ठीक है। और माउंटेन एरिया होने के कारण मैंने आपको पहले ही बताया है कि माउंटेन में जैसे कि हमारे क्या होता है, अगर हम लोग इस तरह से बात करें कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं लैटिट्यूड में, ठीक है, अक्षांतर रेखाओं की बात करें तो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, गर्म से धीरे धीरे ठंडा होता है। और वो सेम चीज़ आपको कहाँ दिखता है, अगर हाइट किसी जगह की बढ़ती जाए तो उसके साथ भी वो चीज़ दिखता है। मतलब जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर कम होते जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर हाइट बढ़ता है किसी एक पर्टिकुलर जगह का तो वहाँ पर भी क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जाता है। तो अगर नीचे से लेकर ऊपर तक देखेंगे पूरा माउंटेन एरिया में तो यहाँ पर कुछ अलग टेम्परेचर होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। और इस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इस पूरे के पूरे रीजन में आपका क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि आपका ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवरग्रीन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, पर्णपाती वृक्ष वाले जो प्रकार हैं और उसके फॉरेस्ट होते हैं डेसिडियस। और जो ऊपर का माउंटेन का बहुत ऊपर वाला रीजन है वहां पर इवन आपका टुंड्रा भी देखने को मिलेगा, टुंड्रा और आपका टैगा, ठीक है। इस रीजन में टुंड्रा नहीं देखने को मिलता क्योंकि यहाँ पर मेनली आपका क्या होता है, बर्फबारी कम होती है और अगर वहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता तो वहाँ पर टुंड्रा रीजन का उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। पर हाँ, कॉनिफर्स जो है आपके, जो इस तरह के वृक्ष जो जिनकी पत्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं तो वो वहाँ देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं टैगा। तो आपका टैगा देखने को मिलेगा, डेसिडियस मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पूरे के पूरे रीजन में, क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल और ये हो रही है और मानसून और इन सब के कारण। तो यहाँ पर इस मेनली जो मेन फॉरेस्ट टाइप है वो क्या है, आपका एक टैगा है, उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वो तो आपके हाइट के कारण हो जा रहे हैं। और ये मानसून और इसके कारण भी अगेन आपका क्या मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वृक्ष, ठीक है। तो आपका एवरग्रीन, डेसिडियस, टैगा और ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये सारे के सारे जो हैं फॉरेस्ट टाइप वो पूरे के पूरे आपको इस जगह पे देखने को मिलते हैं। अब इतना अच्छा अगर फॉरेस्ट टाइप डेवलप्ड है तो वहाँ पर जरूर क्या होगा, आपका जो स्पीसीज टाइप है, मतलब जो वहाँ पर प्रजातियाँ देखने को मिलती है, चाहे वो किसकी हो, चाहे वो आपकी प्लांट की हो, पौधों की हो या उसके एनिमल्स की हो, तो वो उसमें भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक हो गया आपका फ्लोरा, मतलब आपके पेड़ पौधे जो होते हैं, और एक होता है आपका फौना टाइप, एनिमल टाइप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं फ्लोरा टाइप्स में। तो इस पूरे रीजन में, इस ये पूरा का पूरा रीजन आपके बैम्बूज के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैम्बू अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो बांस होते हैं, बैम्बू। नंबर 2, इसी रीजन पे आपका जो रोडोडेंड्रॉन, मैंने पहले हिमालय के क्षेत्र में बताया था, इस रीजन में भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन। साथ ही साथ इस रीजन में आपके पाइन के जो पत्ते होते हैं और जो उसके वृक्ष होते हैं, पाइन ट्रीज, तो पाइन ट्रीज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस रीजन में। और जो सदाबहार है तो सदाबहार के आपके महोगनी, एबनी, आबनूस, तो ये सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट प्लांट टाइप्स हैं। और इन प्लांट टाइप्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ विशेष आपके मेडिसिनल हर्ब्स भी मिलते हैं। खैर किसी का नाम वैसे फेमस नहीं है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि बहुत सारे औषधि वृक्ष भी मिलते हैं या औषधि पौधे मिलते हैं, ठीक है। तो बैम्बू, रोडोडेंड्रॉन, पाइन, महोगनी और एबनी या आपका आबनूस। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट एनिमल्स की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको प्लीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर जो भी है एनिमल्स आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है मिथुन, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती नहीं, आपका मिथुन एक जानवर होता है जो आपका सेम टू सेम क्या बकरे और गाय के बीच में उस तरह से दिखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिथुन, ठीक है। मिथुन वहाँ पर देखने को मिलता है, फेमस है। उसके बाद ग्वार,
ठीक है। तो ये भी सारे अब क्या है, बेफेलोस के अलग अलग टाइप है। तो मिथुन दिखेगा आपको, ग्वार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर इधर बात करें मणिपुर, तो मणिपुर में एक बहुत ही फेमस आपको डियर मिलती है, जिसको अभी हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि आपका एक टॉपिक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर बोलते हैं। ठीक है, हिरण, और उसी को नाम है संघाई डियर, संघाई हिरण, संघाई डियर, या इसी को बोलते हैं डांसिंग डियर। बाद में देखेंगे कि इसी से रिलेटेड वहाँ पर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मणिपुर में ईयरली एक फेस्टिवल होता है संघाई फेस्टिवल, इसी डियर के कारण मनाया जाता है। और ये डियर को डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ऐसी झील में मिलता है जहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्या है जम गए हैं, और वो झील ऐसा लगता है कि वो फ्लोट हो रहा है। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा एक पानी के ऊपर पूरा घास जैसा जमा है, और वो घास पूरा का पूरा फ्लो होता है, तो उसको फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं। उसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, और वहाँ पर ये मिलता है संघाई डियर। तो जब वो चलता है उसके ऊपर तो ऐसा लगता है कि वो क्या हो रहा है, जंप कर रहा है, तो उसके कारण इसका नाम पड़ गया संघाई डियर। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, और ये फेमस आपका यहाँ पर फेस्टिवल भी होता है। इसका नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह के एनिमल टाइप्स। और मंकी का एक बहुत ही, जो बंदर होते हैं, बंदर का एक बहुत ही विशेष तरह का बंदर जिसको बोलते हैं हलॉग गिबॉन। ये क्या है, एप है। अभी जितने भी मंकीज़ के सबसे बड़े प्रकार मिलते हैं उसमें से एक है ये आपका हलॉग गिबॉन। और इसके बाद आपका एक आता है रिसस मंकी। ये और किसी क्षेत्र में नहीं देखने को मिलते, यहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एनिमल टाइप्स हैं वो भी आपके कहाँ मिलते हैं, इस रीजन में देखने को मिलते हैं। तो आपका वेजिटेशन में इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के कारण, आपका इतना ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना टाइप्स में वेरिएशन होने के कारण, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, आपका एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का रीजन है। और उसी कारण अगर इस पूरे के पूरे रीजन को समझेंगे तो यहाँ बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं इंडिया पे। मैं उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, उधर जितने हैं आप इंडिया को देखेंगे, और इंडिया में यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, इवन आपके असम में भी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि ऊपर भी थे। तो पूरा का पूरा रीजन देखेंगे अगर नॉर्थ ईस्ट का, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। और बहुत ज़्यादा आपको इंडिया में भी यहाँ पर जैविक अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में पूछते हैं किसी एक रीजन पे, तो उसमें से भी एक रीजन ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो चालू करते हैं सबसे पहले आपका इसी से, मणिपुर से। और मणिपुर में मैंने अभी आपको एक नाम बताया, फ्लोटिंग लेक है, ये एक झील है जो कि ऐसे लगेगी तैर रही है उसके ऊपर, वो घास का पूरा वो बना हुआ है, और वहीं मिलता है आपको संघाई डियर। उसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, नेशनल पार्क, और ये सेंचुरी भी है। ठीक है, तो एक ये हो गया। नंबर 2, अगर हम लोग देखेंगे ऊपर नागालैंड, तो नागालैंड में, और नागालैंड में यहाँ पे आपको मिलेगा रंग पहाड़, रंग पहाड़ और रंगा पहाड़, रंगा पहाड़ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो आपका रंगा पहाड़, इसके यहाँ पर आ गया केबुल लामजाओ। अगर इसी के ऊपर देखते हैं यहाँ पे आपके नागालैंड में, तो यहाँ पर मिलता है एक और नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं कांगी नेशनल पार्क। ठीक है, कांगी नेशनल पार्क। अरे वेट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कांकी नेशनल पार्क। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नाम रखेंगे, रंग पहाड़ और कांकी नेशनल पार्क। यहाँ पर आपका आएगा केबुल लामजाओ। और अगर हम लोग मिजोरम की बात करें, तो मिजोरम में यहाँ पे आएगा आपका डेम्पा, आएगा डेम्पा, DAMPA, डेम्पा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3-4 आप याद रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर सबके नाम आपको इतना याद रखना नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डील भी नहीं कर रहा हूँ, आप 4-5 का नाम याद रखेंगे काफ़ी है। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर देते हैं, मिजोरम में आपका क्या है, डेम्पा। अगर मणिपुर की बात करेंगे तो आपका आएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगर हम लोग आपका इसमें देखें नागालैंड में, तो हमने एक देखा क्या, रंग पहाड़, और एक देखा कांकी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुछ नेशनल पार्क थे इस रीजन पे, और इसके कारण यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता होने के कारण कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलते हैं। और इस तरह से ये आपका चौथा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन था, जिसका नाम है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण आपका बहुत ज़्यादा गैप हो गया। अब कोशिश करूंगा मैं ये कंटिन्यू आपका वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे, योगेंद्र सर भी आपका ज्योग्राफी का अब हो सकता है, तो लगातार कोशिश करेंगे हम लोग के वीडियो डाल पाएँ, और मैं भी कोशिश करूँगा इस सब्जेक्ट को आपका कंप्लीट किया जाए। कुछ चीज़ें
रह गई हैं आपका जो एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, भारत एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन, जिसमें हमको इंडिया को समझाना था एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉट, ठीक है। तो उसमें एक तो आप इसको लिख सकते हैं और बाकी एक क्या लिख सकते थे, मैंने बताया कि बायोजोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपका किस तरह से भौगोलिक वर्गीकरण है, ठीक है, जैव भौगोलिक वर्गीकरण। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैव भौगोलिक वर्गीकरण को देखेंगे कि वो कौन से 10 रीजन है भारत के, उस 10 रीजन की क्या खासियत है और उसमें कौन कौन से आपको किस तरह के प्रॉपर आपके वन मिलते हैं, कैसे एनिमल टाइप्स मिलते हैं और किस तरह से उसका बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक ज्योग्राफी रिलेटेड कर लेंगे तो वो और आसान हो जाएगा, इंडियन फॉरेस्ट टाइप। तो पहले मैं यहाँ पर डील करूंगा इंडियन फॉरेस्ट टाइप और उसके बाद हम लोग रीजन को जाएंगे ताकि रीजन बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू ऑल।